आज रामनवमी के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। आज की संख्या बहुत अधिक नहीं हो पा रही, लेकिन चूंकि शाम का वक्त मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने 3 से 4 क्लास लेने के विषय में मैंने सोचा था। चलिए, जितने लोग हैं उतने लोग आज अध्ययन करें हमारे साथ। देखिए, अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में, ठीक है, हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियों के विषय में भी अध्ययन की शुरुआत हम लोगों ने की थी। ठीक है, उन क्षेत्रीय शक्तियों में मैंने देखा कि अंग्रेजों के साथ जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, किस तरीके से उनके संबंध विकसित हुए थे और कैसे उन्होंने उस पर अपनी प्रभुता स्थापित की थी। तो उसके क्रम में मैंने आपको एक बंगाल के विषय में और फिर उसके बाद कर्नाटक और हैदराबाद, इन क्षेत्रीय शक्तियों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक, और मैंने आपको प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के विषय में भी जानकारी दी थी। ठीक है, अब उन क्षेत्रीय शक्तियों में आपके पास और कौन कौन है? एक आपके पास पंजाब, दूसरा मराठा, ठीक, तीसरा अवध। ठीक, ये प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां उस समय अंग्रेजों के सामने मुगल सत्ता के पतन के उपरांत ये उभर कर सामने आई थी और जिसका प्रतिरोध अंग्रेजों को करना पड़ा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था, बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद के विषय में। कर्नाटक के तीनों युद्धों के विषय में मैंने आपको बताया, हैदराबाद से किस तरीके से संबंध थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के विषय में ये भी चर्चा हम लोगों ने की थी, और बंगाल के साथ भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से अध्ययन किया था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने रिलेशन को कैसे संभाला और कैसे फिर अपनी प्रभुता स्थापित की। ठीक है, आज हम आते हैं पंजाब पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग के साथ पढ़िएगा। ठीक है, ये बड़ी काम की बातें हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग क्षेत्रीय शक्तियों के अंतर्गत पंजाब हेडिंग डाल लीजिएगा। पंजाब या आंग्ल पंजाब संबंध। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक, आंग्ल पंजाब संबंध। पंजाब का नाम लेने से आपके मानस पटल पर एक चित्र उभर के आया होगा कि पंजाब का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। आप थोड़ा सा विजुलाइज मैप में करिएगा पंजाब, और आज के पंजाब से नहीं, उस समय के पंजाब से, जबकि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में शामिल था। उतना बड़ा पंजाब का क्षेत्र। आज भी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और हमारे पंजाब, जब डिवीजन हुआ 1947 में तो 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो पंजाब इधर पूर्व का और उधर पश्चिम का पंजाब, तो इतना बड़ा पंजाब का क्षेत्र था। आपको पता होगा कि सिखों का जो उत्कर्ष होता है और उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनकी जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? गुरु नानक से लेकर गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर आपके चौथे गुरु रामदास, फिर आपके 5वें अर्जुन दास, गुरु अर्जुन। ठीक, उसके बाद छठे आपके उनका नाम है हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। फिर 7वें गुरु हर राय, 8वें आपके
हरकिशन, इसके बाद हम आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर और फिर आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, हमको थोड़ा सा आप लोग ये सूचित कर दें कि मेरी आवाज और ये व्हाइट बोर्ड आपको सब कुछ सकुशल संचालित हो रहा है। अभिलाषा जी, शालिनी जी, आम्रपाली, प्रिया, शीतल जी। जी सर, क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज भी पहुंच रही है? हाँ जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो हमने कहा कि गुरुओं का जो सिखों का इतिहास शुरू होता है यहीं से आपका शुरू होता है। ठीक है, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव नाम हुआ है, गुरु हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अभी हम इन गुरुओं के विषय में बहुत गहराई के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमको आंग्ल पंजाब संबंध पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए कि ये सिखों का इतिहास, जो सिख धर्म का उदय होता है यही से होता है। ठीक है, और अभी ये फिर पंजाब में अपने सत्ता की स्थापना करते हैं और फिर इनकी राजनीतिक कद किस तरीके से बढ़ता है और फिर यही राजनीतिक कद अंग्रेजों ने किस तरीके से मिटा दिए। ठीक, तो आप इनके ये धार्मिक संबंध गुरुओं का हम देखते हैं गुरु गोविंद के समय में। ठीक है, गुरु गोविंद के समय में ये घटना ये घटित होती है। अभी तक जो है सिख लोग गुरु को ही अपना सब कुछ, अपना आराध्य सब कुछ मानते थे। ठीक है, लेकिन गुरु गोविंद के समय गुरु गोविंद के समय में क्या हुआ कि गुरु गोविंद के समय में आपका गुरु गोविंद, ठीक, इनके समय में 1699 में गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। गुरु परंपरा की समाप्ति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेट है। ये सन इतना इंपॉर्टेंट है कि 1699 में गुरु की परंपरा समाप्त और स्थापना क्या हुई? स्थापना हुई खालसा पंथ की। खालसा पंथ, ठीक है, और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के साथ गुरु परंपरा को भी समाप्त किया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि इनके जो आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ जो है उसको पवित्र ग्रंथ के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अब गुरु की पूजा नहीं होती थी। अब इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ की पूजा शुरू की। इनका जो सिखों का पवित्र ग्रंथ था आदि ग्रंथ, इसकी पूजा शुरू हुई। अभी तक क्या था? गुरु की पूजा होती थी। अब यहाँ क्या हुआ? खालसा पंथ की स्थापना हुई। आदि ग्रंथ सर्वोपरि माना गया, इनके आराध्य माने गए और गुरु समाप्त होने के बाद आदि ग्रंथ की पूजा पवित्र ग्रंथ के रूप में शुरू हो गई। ठीक है, ये कब हुआ? 1699 में। ठीक है, और ये जो खालसा पंथ है यह इनके सांसारिक मार्गों का नीति नियंता बन गया। मार्गों का नीति नियंता, ठीक, यानी कि अब इसी से सब सलाह मशविरा करते थे अपने ये लौकिक कर्मों को करने के, खालसा पंथ से। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? प्रत्येक सिख को इन्होंने क्या किया कि 5 चीज रखना अनिवार्य कर दिया, जिसमें क्या था? आपका केस, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। ठीक, ये प्रत्येक सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। घटना कब की है? 1699 में।
गुरु परंपरा की समाप्ति हो गई, खालसा पंथ का उदय हुआ, आदि ग्रंथ को सर्वोपरि माना गया, इनके आराध्य के रूप में पूजा होने लगी, ठीक है, पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा होने लगी, और सांसारिक मार्गों का नीति नियंता यानी कि क्या कर्म करने हैं, कैसे करने हैं, इसको दिशा निर्देशित करने वाला एक खालसा पंथ हो गया। और प्रत्येक सिखों को केस, कंघा, कृपाण, कड़ा और गच्छा रखने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। ये घटना कहाँ की है? गुरु गोविंद सिंह के समय की। अब हम देखते हैं कि आप लोग थोड़ा समय विश्राम लेता हूँ, आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1699। चलिए आगे चलते हैं। एक डेट इसको याद रखिए, किसकी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या। गुरु गोविंद सिंह की कब हुआ? 1708। देखिए क्रमशः अगर आप डेट को पहले दिमाग में सेट कर ले जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें समझने में बड़ी आसानी होगी। कि आपने देखा कि 1699 में क्या हुआ, अब फिर अगला डेट महत्वपूर्ण क्या आया? 1708, गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद जो सिखों का गुरु बना, ठीक है, अब गुरु परंपरा तो नहीं रही, लेकिन जो सिखों का नेता बना, वो नेता कौन बना? बंदा बहादुर। बंदा, ठीक, बंदा बहादुर ने 1708 से लेकर 1715 तक, ठीक, यह सिखों का नेता के रूप में सामने आया। इसने उस समय के पंजाब के किसानों को संगठित करने का प्रयास किया और संगठित करके यह मुगलों से, ठीक है, अपने संघर्ष को जारी रखा, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया था जब फारुखशियर का मैंने हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय मैंने चर्चा की थी कि उस समय फारुखशियर ने 1715 में इसको पकड़कर और इसके पुत्रों को पकड़कर इसकी हत्या करवा दी। यानी कि फारुखशियर द्वारा 1715 में हत्या हो गई बंदा बहादुर की, ठीक है। अब इस समय सिख लोग अपने सबसे निम्नतम स्थिति पर आ चुके थे, ठीक है, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, ठीक है, और बंदा बहादुर एक बहुत ही योग्य, ठीक है, व्यक्ति था और जिसने सिखों को संगठित करने का प्रयास किया था, किसानों को संगठित करके उसने मुगलों से एक संघर्ष प्रारंभ किया था और यह इसकी हत्या के बाद वो भी समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद सिखों की जब निम्न स्थिति आई तो उस समय एक फैजलपुर स्थान था, फैजलपुर के, अच्छा, उस समय पंजाब का जो है सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार जकारिया खान। पंजाब का सूबेदार कौन था? जकारिया खान। जकारिया भाई, चूंकि सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या हो गई थी, सूबेदार इस समय जकारिया खान था, उसने फैजलपुर के कपूर सिंह को, क्या नाम है? कपूर सिंह, ठीक है, जागीर प्रदान किया, जमींदार बनाया और सिखों को जो है अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, ठीक है। कपूर सिंह ने सिखों को पुनः संगठित किया और संगठित करने के बाद इन्होंने, कपूर सिंह ने दल खालसा नामक, दल खालसा एक संघ बनाया सिखों का, ठीक है, सिखों का संघ बनाया कपूर सिंह ने, ठीक। और ये कपूर सिंह में, इस संघ में दो गुट भी थे सैन्य नेतृत्व के लिए। इसने दो गुट में विभाजन किया था। एक का नाम था, उसने वृद्धों का दल था, उसको बुढ़ा दल कहा जाता था, बुढ़ा दल, और एक का नाम था तरुण दल, तरुण।
इन्हें यानी कि जो सैन्य सेना इसने तैयार की थी अपनी, वो दो भागों में विभाजित थी, एक को बुढ़ा दल और दूसरा तरुण दल के नाम से। इसमें वृद्ध लोग शामिल थे और ये जो है युवाओं का नेतृत्व कर रहा था। ये दो दल थे, किससे संबंधित थे? दल ए खालसा से। इस दल ए खालसा की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने की थी। ठीक है, अब देखिए कपूर सिंह की मृत्यु के बाद दल खालसा का नेतृत्व आ गया जस्सा सिंह अहलूवालिया में। जस्सा सिंह अहलूवालिया, इनके हाथ में आ गया जब कपूर सिंह की डेथ हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दल खालसा का नेतृत्व किसके हाथ में आ गया? जस्सा सिंह अहलूवालिया। इन्हीं के समय में पुनः सिखों का विभाजन शुरू हुआ और सिख लोग 12 मिसलों में विभक्त हो गए। ठीक है, अब मिसल शब्द एक नया शब्द आपके सामने आया है। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसमें ये कहा जाता है कि सिखों को अपने को लोग, ठीक है, 12 खंडों में विभक्त कर लिए, 12 भागों में विभाजित हो गए सिख लोग। ठीक है, और उसको क्या कहा गया है? मिसल शब्द कहा गया। किसके शासनकाल में हुआ था? जस्सा सिंह अहलूवालिया के शासनकाल। ठीक है, अब देखिए आगे चल के जो दल थे, मिसल थे, वो मिसल में आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानकारी ले लीजिएगा कि वो कौन से मिसल थे। ठीक है, एक आपका अहलूवालिया मिसल था, ठीक है, रामगढ़िया मिसल था, शुकर चकिया मिसल था, फुलकिया मिसल था, भंगी मिसल था, नक्की मिसल था और बुले वालिया मिसल था, निशान वालिया मिसल था। ठीक है, ऐसे करके आपके कन्हैया मिसल था, शहीदी मिसल था, ऐसे करके कितने मिसल में ये बटे थे? 12 मिसल में, 12 मिसल। किसके समय में? जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसी मिसल में, ठीक है, एक मिसल का नाम था शुकर चकिया मिशन। क्या नाम था? शुकर चकिया मिशन। ठीक, इस मिशन की स्थापना किया था चरत सिंह ने। चरत सिंह। देखिए 12 मिसलों में आपको सिर्फ एक मिसल के विषय में जानकारी रखनी है। कौन सी? शुकर चकिया मिशन, जिसकी स्थापना किसने किया था? चरत सिंह ने किया था। इसी मिसल में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। रणजीत सिंह के पिताजी का नाम था महासिंह। क्या नाम था? महासिंह। ठीक, और इसी महासिंह के ही पुत्र थे रणजीत सिंह। इसी रणजीत सिंह ने पंजाब के सिख लोगों को राजनीतिक क्या किया? भूमिका या राजनीतिक महत्व की पहचान कराई थी। और सिखों के राजनीतिक उत्कर्ष का श्रेय किसको दिया जाता है? इस रणजीत सिंह को दिया जाता है। यह रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? शुकर चकिया मिशन से। यह मिशन कब बना था? जस्सू सिंह अहलूवालिया के समय में यह 12 भागों में विभक्त हो गया था, 12 खंडों में डिवाइड हो गया था। यानी कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद का क्षेत्र है, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और आपके कौशाम्बी मिलाकर एक मिशन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको कानपुर का क्षेत्र मिलाकर एक मिशन बन गया। इस तरीके से आपके मिशन क्षेत्र थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शुकर चकिया मिशन के स्थापना किसने किया था? चरत सिंह ने किया था। और चरत सिंह के पुत्र कौन थे? महासिंह थे। और महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह ने भी सिखों की राजनीतिक पहचान दिलाने का कार्य किया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।
देखिए रणजीत सिंह का जन्म जो है रणजीत जन्म इसका 1780 में हुआ था और मृत्यु 1839 में। ठीक है। यह जब 12 वर्ष की अवस्था थी यानी कि 1792 में, तभी इनके पिता महासिंह की मृत्यु हो जाती। ठीक है। और 10 वर्ष की अवस्था में ही 10 वर्ष की अवस्था में इसने पहला अपना युद्ध लड़ा था। ठीक है। जरा सोचिए, 10 वर्ष की अवस्था में पहला युद्ध और 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष यानी कि आपका 1792 में यह सुकरचकिया मिशन का प्रधान बना। सुकरचकिया मिशन का प्रधान। ठीक है। अब देखिए इस समय, इसके पहले मैंने आपसे चर्चा जब की थी नादिर शाह के आक्रमण के विषय में। ठीक है। 1739 आप लोगों को डेट याद होगा। 1739 को उसने आक्रमण किया और यहाँ से आपके मयूर सिंहासन को, ठीक, कोहिनूर हीरा जिसमें जड़ा हुआ था उसको लेकर वो अपने देश चला जाता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की शुरुआत होती है। अफगान थे वो सब। ठीक है। अफगानिस्तान में उसका कि वहाँ के लोग थे। अफगानिस्तान में उनका राजनीतिक प्रभाव था, वहीं अपनी राजनीतिक सत्ता उन्होंने केंद्रित की थी। वो अफगान के शासक जो थे वहाँ पर जरा देखिएगा, नादिर शाह के बाद आपके उसके बाद दूसरा जो आक्रमण होता है किसका होता है? नादिर शाह के बाद बताइए। नादिर शाह के बाद आक्रमण किसका होता है? अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र होता है जमान शाह। जमान शाह का पुत्र होता है शाह शुजा और प्लस मुहम्मद शाह। और कौन होता है? मुहम्मद शाह। ठीक है। इसी जमान शाह ने अहमद शाह के अब्दाली जो का पुत्र जमान शाह ने सुकरचकिया मिशन के रणजीत सिंह को 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर का वायसराय नियुक्त किया। लाहौर का वायसराय। ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए राजनीतिक उत्कर्ष कैसे हुआ सिखों का। फिर से बताइए। जी बताएं। सर फिर से यही वाला बता दीजिए, राजा की उपाधि वाला। अच्छा ठीक। देखिए मैंने आपको बताया कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 आपको पता होगा। इसके बाद आपके 1748 से उसके पुत्र अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू होता है। ठीक। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र होता है जमान शाह और जमान शाह का पुत्र होता है शाह शुजा और मुहम्मद शाह। ठीक है। अब यहाँ हम जमान शाह के विषय में आते हैं। ठीक है। जमान शाह ने क्या किया? 1798 में, ठीक, क्योंकि 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ, 1792 में सुकरचकिया मिशन का ये प्रधान बनता है और 1798 में इसे राजा की उपाधि और लाहौर का वायसराय नियुक्त किया। ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है रणजीत सिंह की। राजा की उपाधि और लाहौर का वायसराय 1798 में। इसके बाद इसने क्या किया? रणजीत सिंह ने अपने क्षेत्र का लाहौर से पूर्व की तरफ, अब जरा सोचिए कि लाहौर आप देखिए पाकिस्तान का जो क्षेत्र है लाहौर, वहां से किधर? भारत की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ इसने अपने प्रसार को
आगे बढ़ाना शुरू किया। इसने क्या किया उस समय 1805 में अमृतसर इसकी विजय कर ली। ठीक, इसके साथ साथ इसने फरीदकोट, अंबाला, एक स्थान और है मुलेरकोट। ठीक, इस सब की विजय इसने कब कर ली? 1805। पहले कहा लाहौर का शासक रहा, वायसराय रहा, अपने क्षेत्र का प्रसार करना शुरू किया, पूर्व की तरफ बढ़ा। 1805 तक इसने अमृतसर, फरीदकोट, अंबाला और मुलेरकोट की विजय प्राप्त कर। ठीक है, अब उस समय आपको पता ही होगा कि ये 1805 की घटना है और 1757 में अंग्रेज हमारे यहाँ आ चुके थे। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी थी। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, और फिर धीरे धीरे वो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष जारी रखे थे। इसके पहले मैंने आपको कर्नाटक का युद्ध बताया था। कर्नाटक का युद्ध आपको तीनों युद्ध के विषय में चर्चा की थी। फिर मैंने मैसूर का युद्ध भी आपको बताया था। यानी कि 1805 तक आते आते अंग्रेज की जो क्षेत्रीय प्रभुता थी, संप्रभुता, उस पर वो अपने अधिकार को स्थापित करना प्रारंभ कर चुके। यहाँ पर आकर एक 1809 में इतना अधिकार करने के बाद 1809 में एक घटना ये होती है कि उस समय वहाँ वायसराय रहता है, सॉरी गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड मिंटो, अंग्रेजों का। ठीक है, नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो। ठीक, मौके की नज़ाकत को देखते हुए और क्षेत्रीय शक्तियों का भी थोड़ा सा भय को महसूस करते हुए 1809 में लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के साथ, रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि होती है, अमृतसर की संधि। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है 1809 की अमृतसर संधि, लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच। लॉर्ड मिंटो कौन रहता है? गवर्नर जनरल रहता है। इस संधि को करने में मेटकाफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मेटकाफ, ठीक, अंग्रेज का सेनापति था मेटकाफ, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए 1799 से शुरू होता है, 98 से शुरू होता है। उसके बाद ये अमृतसर, फरीदकोट, अंबाला, मुलेरकोट, ये सब अपना राजनीतिक प्रभाव की स्थापना इन्होंने, वर्चस्व की स्थापना इन्होंने शुरू कर दी थी। 1809 में ये ठहरते हैं और मिंटो के साथ रणजीत सिंह की संधि होती है। संधि का नाम है अमृतसर की संधि, जिसमें मेटकाफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस संधि की शर्तें क्या थी जरा देख लीजिए, शर्तें बहुत महत्वपूर्ण है। 1809 की जो संधि की शर्तें हैं, उस संधि की शर्तों में आप देखिएगा इस सतलज नदी है। कौन सा नदी? सतलज। ठीक, पंजाब का ये पार्ट, सतलज नदी के पूर्व की तरफ, ठीक है, इन्होंने अपने प्रसार को बंद कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि अब आप इधर आक्रमण करके अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार नहीं करेंगे। इन्होंने कहा अपने प्रसार को आप बंद करिए और इसकी सीमा का विस्तार नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कि आप उत्तर की तरफ जितना जाना चाहे जाएं, उत्तर की तरफ हमें मनाही नहीं है। ठीक है, और इन्होंने सतलज नदी को सीमा मान लिया और इसके क्षेत्र को अंग्रेजों के पास रहा और इस क्षेत्र जो है ये इनके पास हो गया, रणजीत सिंह के पास। अब इन्होंने अपना प्रसार उत्तर की तरफ किया। उत्तर की तरफ प्रसार के क्रम में क्या हुआ, 1809 के बाद में इन्होंने महत्वपूर्ण जो जीता, महत्वपूर्ण क्या जीता, 1818 में इन्होंने क्या जीता, मुल्तान। 1819 में क्या जीता, कश्मीर। ठीक, 1823 में पेशावर। ये महत्वपूर्ण इन्होंने जीता। कश्मीर देखिए लाहौर से उत्तर की तरफ, मुल्तान भी उत्तर की तरफ, पेशावर भी उत्तर की तरफ, इन्होंने ये अपनी सीमा का विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद, इस विस्तार के बाद 1839 में
1839 में, सॉरी 38 में एक संधि होती है। वह संधि होती है शाह शुजा, अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य। ईयर क्या है? 1848। किसके मध्य होती है? शाह शुजा, अफगान शासक शाह शुजा। दूसरा कौन होती है? दूसरे कौन होते हैं? रणजीत सिंह। और तीसरे इसमें कौन होते हैं? अंग्रेज। जरा इस संधि का मतलब समझ लीजिएगा कि संधि क्यों हुई। क्योंकि अफगानिस्तान का क्षेत्र उस समय जो है रशियन क्षेत्र, रूस का क्षेत्र वहां पर लगा हुआ था और रशिया के आक्रमण का भय अफगानिस्तान में बना रहता था। ठीक है, रणजीत सिंह को भी लगा कि रशिया पे जो है रशिया का आक्रमण हो सकता है। अंग्रेज भी इससे सशंकित थे कि रशिया इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले सकता है, अफगानिस्तान का क्षेत्र। अच्छा, उस समय क्या था? शाह शुजा और उसके जो दूसरे भाई थे मोहम्मद शाह के बीच में, शाह मोहम्मद के बीच में, ठीक है, शाह मोहम्मद के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था, वर्चस्व उसकी लड़ाई चल रही थी शाह शुजा और शाह मोहम्मद के बीच में। ठीक है, तो शाह शुजा क्या किया था? शाह मोहम्मद गद्दी पर अधिकार कर लिया था और शाह शुजा को बेदखल कर दिया था। और शाह शुजा भागकर कहाँ आया था? लाहौर। कहाँ आया था? लाहौर। लाहौर में किसका क्षेत्र था? लाहौर क्षेत्र किसका था? रणजीत सिंह का क्षेत्र था, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी। ठीक है, यहाँ आकर वो रहा, रणजीत सिंह ने उसको आश्रय प्रदान किया था। और फिर इसी ने जो है क्या किया? 1814 में शाह शुजा ने, ठीक है, रणजीत सिंह को वही कोहिनूर हीरा प्रदान किया जो कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया। ठीक है, वह हीरा फिर यहाँ आ गया। किसने दिया? शाह शुजा ने। इसलिए दिया कि शाह शुजा ने, रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि रणजीत सिंह 1838 की संधि करने के लिए तैयार नहीं था। अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेज ने कहा कि अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो भी हम संधि कर लेंगे इनसे, शाह शुजा को। और शाह शुजा को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, इसको हटाकर, शाह मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। और रणजीत सिंह को लगा कि इसमें शामिल हो जाना ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रणजीत सिंह का जो अंतिम शासन काल था वह झुको और झुको की नीति पर चल रहा था। क्या नाम था? ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जो झुको और झुको की नीति पर चल रहा था। ना चाहते हुए भी इसने 1838 में त्रिपक्षीय संधि में शामिल हुआ और 1839 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं 1839 में जब इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद पंजाब का शासन इसके पुत्रों के मध्य जाता है, रणजीत सिंह के। रणजीत सिंह के पुत्र कौन थे? रणजीत सिंह के पुत्र उस समय खड़ग सिंह के बाद नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह और शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद और 1843 में 43 में दिलीप सिंह पंजाब का शासक बनता है। ठीक, इसके बीच, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। 1839 से लेकर 1843 के बीच में 3 शासक हुए। नाम क्या था? खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। ये इनके पुत्र ही थे। ठीक है, पहले खड़ग सिंह हुए, उसके बाद नौनिहाल सिंह हुए, फिर उसके बाद शेर सिंह हुए और उसके बाद दिलीप सिंह हुए। ठीक है, खड़ग सिंह के समय में पूरा पंजाब का जो राजनीतिक माहौल था, इसके समय में वो गुटबंदियों में बिल्कुल बढ़ गया था। ठीक है,
खड्ग सिंह के समय में यहाँ दो महत्वपूर्ण गुट उभर कर सामने आते हैं। एक गुट का नाम है संधावालिया गुट, संधावालिया गुट, ठीक। और दूसरे गुट का नाम है डोगरा गुट, डोगरा। ये दो गुट आते हैं। संधावालिया गुट में शामिल होने वाले लोग कौन कौन थे? एक का नाम है चेत सिंह, दूसरे का नाम है अतर सिंह, तीसरे का नाम है अजीत सिंह, और चौथे का नाम है लहना सिंह, ठीक है। किसके समय में? खड्ग सिंह के समय। और डोगरा गुट में जो शामिल था उसका नाम था सुचेत सिंह और ध्यान सिंह और गुलाब सिंह, ठीक। ये दो गुट हमारे सामने आते हैं किसके समय में? खड्ग सिंह के समय में। संधावालिया गुट और डोगरा सिंह। डोगरा गुट के जो रहते हैं सुचेत सिंह, ध्यान सिंह और गुलाब सिंह, और इधर रहते हैं चेत सिंह, अतर सिंह और अजीत सिंह और लहना सिंह। ये एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। इसकी हत्या ये करता है तो इनकी हत्या ये करते हैं, इसकी हत्या ये करता है तो इसकी हत्या ये करता है, सिर्फ वजीर पद को लेकर, ठीक है। ये मारकाट यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है इसी दोनों गुट के बीच, ठीक है। और यही गुट बाद में जो है पंजाब की विलय का प्रमुख कारण भी बन जाता है। पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य ने कैसे अपने में विलय कर लिया, ठीक है। ये गुट की लड़ाई चलती रहती है और फिर उसके बाद शासक बड़ी जल्दी, जरा देख लीजिए, 1839 से लेकर 43 के बीच में 40, 41, 42, 43 4 साल के बीच में कितने शासक बने? खड्ग सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। उसके बाद दिलीप सिंह बनता है, ठीक है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर दरबारी गुट मौजूद रहते हैं। इन दरबारी गुटों में आपका संधावालिया और डोगरा गुट और इसके सदस्य जो रहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखिए दिलीप सिंह। ये कब जो है 1843 में, ठीक है। ये अल्प वयस्क रहता है, ठीक है। ये शासक बनता है और इसी के समय में आपकी युद्ध की शुरुआत होती है पंजाब और अंग्रेजों के बीच में, सिख और अंग्रेजों के बीच में। उसको कहा जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। इसी के समय शुरुआत होती है। इसके समय में 1801 मिनट प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। ये हुआ है 1845 से लेकर 1846 के बीच, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जरा देखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख ये आप छोड़कर, ठीक है, 46 बाद 47 छोड़ दीजिए, 1848 से लेकर 49, ठीक है। एक वर्ष का गैप रहता है। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1846
1949 के बीच में। ठीक है, अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जरा देख लीजिए, इस समय बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? पहला है गवर्नर जनरल, ठीक, इस समय रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसी के समय युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध में सेनापति, अंग्रेज सेनापति ह्यू गॉफ, ठीक है, ये अंग्रेज सेनापति रहता है। ठीक है, युद्ध की शुरुआत में जो प्रमुख लड़ाइयाँ होती हैं उस लड़ाइयों का क्रम जरा देख लीजिएगा किस क्रम से होता है। ठीक है, आप दोनों नोट कर लिए होंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, सेनापति ह्यू गॉफ। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध की शुरुआत होती है तो पहले एक कई जगह इसके संघर्ष होते हैं सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। यह शुरू होता है जो है वो दिसंबर 1845 यहाँ से शुरू होता है। लड़ाई होती है मुदगी, कौन सी? मुदगी, इस स्थान पर ये लड़ाई होती है। उसके बाद से मुदगी के बाद से जो लड़ाई का स्थान है वो है आपका फिरोज शाह, एक स्थान ये है। उसके बाद है बद्दोवाल, और फिर उसके बाद है आलीवाल, और फिर उसके बाद है शबराव। यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पूछा जाता है कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ किस स्थान पर हुई थी। तो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? मुदकी से हुई, उसके बाद फिरोज शाह में हुई, फिर बद्दोवाल में हुई, फिर आलीवाल में हुई, और फिर आपकी शबराओं में हुई। यह फरवरी को हुआ था, 10 फरवरी, लास्ट लड़ाई 1846। ठीक, सिख यहाँ पर पराजित होते हैं। सारी लड़ाइयों में सिख पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद 9 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1846 को लाहौर की संधि होती है। लाहौर की, ठीक है, दिसंबर शुरू होता है 45 में मुदकी नामक स्थान पर, फिरोज शाह पे, फिर बद्दोवाल पे, फिर आलीवाल पर, फिर शबराव। ठीक है, उसके बाद शबराव की लड़ाई 10 फरवरी 1846 में होती है, और फिर उसके बाद पराजित होने के बाद 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि होती है। संधि की शर्तें क्या थी जरा देखिए। संधि की शर्तें, मार्च 1846 लाहौर की संधि। इस संधि में पहली जो शर्त थी वो थी कि सतलज नदी को राज्य की सीमा मान लिया गया। सीमा, ठीक है, ये मान लिया गया कि सतलज नदी के इस तरफ हम और उस तरफ आप रहेंगे। दूसरा क्या था कि सतलज और ब्यास के बीच में, सतलज और ब्यास के बीच में जो क्षेत्र अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहा। ठीक, पहला क्या था? सतलज नदी को राज्य की सीमा। सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में जो क्षेत्र अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था, उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहा। दूसरा इसने क्या कहा कि 1.5 करोड़ रुपए
युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, क्षति अंग्रेजों ने, ठीक है, जिसमें 50 लाख रुपए इनको नगद देना था और 50 लाख 1 करोड़ रुपए इनको बाद में राजस्व से चुकाना था, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसने कहा कि इस संधि की शर्तों के अनुसार कि दिलीप सिंह को राजा, रानी, इसकी माँ थी रानी झिंदन, नाम क्या था, झिंदन, को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया गया, लाल सिंह को वजीर, ठीक है, ये स्वीकार किया गया। और एक अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को ठीक लाहौर में रहने की अनुमति प्रदान की गई, लाहौर में रहने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। ये संधि की शर्तें थी। मैं पुनः इसको दोहरा दे रहा हूँ। सतलज नदी को राज्य की सीमा, सतलज और ब्यास के क्षेत्रों पर जो अधिकार अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था वो अधिकार बना रहेगा। 1.5 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना था, ठीक है, जिसमें 50 लाख रुपए नगद के रूप में देना था और 1 करोड़ रुपए उनको बाद में राजस्व के माध्यम से चुकाना था। दिलीप सिंह को राजा, रानी झिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। हेनरी लॉरेंस को लाहौर में नियुक्त किया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ था, गुलाब सिंह को, एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है, गुलाब सिंह को 50 लाख रुपए के बदले 50 लाख रुपए में कश्मीर बेच दिया गया, कश्मीर बेच दिया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण संधि की शर्तें थी जब लाहौर की संधि कब हुई थी, 9 मार्च 1846। इसमें से कई बार हमारे यहाँ कमीशन के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसको जरूर आप याद, सभी संधि की शर्तें याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई एक संधि, सतलज नदी को राज्य की सीमा, ठीक है, ब्यास और सतलज के क्षेत्रों के बीच में अंग्रेजों का अधिकार, 1.5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में, इसमें 50 लाख रुपए तुरंत और 1 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में। 50 लाख रुपए में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया, रानी झिंदन को दिलीप सिंह की संरक्षिका के रूप में, लाल सिंह को वजीर, ठीक है, और हेनरी लॉरेंस को अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में लाहौर में रखने का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसके 2 दिन बाद, ये 9 मार्च को हुआ है, इसके 2 दिन बाद एक संधि फिर होती है, जरा देखिएगा। 9 मार्च को एक संधि हुई और 2 दिन बाद एक संधि और होती है, दूसरी संधि होती है कब, 11 मार्च को 1846। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी सेना लाहौर में इस मतलब 1846 के अंत तक यानी कि दिसंबर तक रहेगी, ठीक है। किसके लिए, राजा की सुरक्षा के लिए, राज्य की रक्षार्थ के लिए, रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना कब तक रहेगी, दिसंबर 1846 तक, ठीक है। ये कब हुआ, 2 दिन बाद, 9 मार्च के बाद 11 मार्च को, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में 16 दिसंबर 1846 को एक संधि और होती है, उस संधि का नाम है भैरोवाल की संधि, भैरोवाल की। इस संधि में क्या हुआ, उसने कहा कि अंग्रेजी सेना तब तक लाहौर में रहेगी जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता,
ठीक है, बड़ा नहीं हो जाता। और बड़ा कब उसको होना था? 1854 में। जरा सोचिए, 46 में 3 संधियां, 9 मार्च की संधि, 11 मार्च की संधि और 16 दिसंबर की संधि। 9 मार्च की संधि दोनों लाहौर की संधि होती है और 16 दिसंबर की संधि भैरोवाल की संधि होती है। जो 11 मार्च की संधि है, उस मार्च की संधि में कहा गया कि दिलीप सिंह की रक्षा के लिए, राज्य के रक्षार्थ के लिए अंग्रेजी सेना दिसंबर तक रहेगी, ठीक है। और जब दिसंबर नजदीक आया तो इसने भैरोवाल की एक संधि कर ली और कहा कि वो तब तक रहेगी जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता। और वयस्क होने में उसको कितना समय था? वो 1854 में वयस्क होता, ठीक है। ठीक है, अब ये संधि हो गई। उसके बाद देखते हैं हम द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक। इस आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1848 और 49, ठीक है। इस का कारण क्या था? जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालिक कारण में था कि मुल्तान का शासक था मूलराज। मूलराज कहाँ का था? मुल्तान। मुल्तान का शासक, ठीक। यह मूलराज था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, ठीक है। इसका साथ देते हैं, मूलराज का साथ देते हैं शेर सिंह और छतर सिंह। छतर इसका साथ देते हैं। तात्कालिक कारण यही था कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। किसका? मूलराज। जब कभी पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का मूल कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, तो आप बोलना कि मुल्तान के शासक मूलराज का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। इस विद्रोह के बाद उस समय डलहौजी आ जाता है। डलहौजी क्या बन के आता है? गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? डलहौजी होता है, ठीक है। उस समय ह्यूगॉफ भी सेनापति रहता है। देखिए, पहले युद्ध में भी ह्यूगॉफ सेनापति रहता है, फिर यहाँ भी ह्यूगॉफ रहता है, ठीक है। तो जब विद्रोह होता है तो विद्रोह में इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है आपका युद्ध होता है चिलियानवाला का युद्ध। चिलियानवाला का, ठीक। और दूसरा युद्ध होता है गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध, और इसको कहा जाता है तोपों का युद्ध। तोपों का, ठीक है। इसी दोनों की लड़ाई होती है किसमें? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। इसी दोनों स्थान पर गवर्नर जनरल कौन रहता है? आपका डलहौजी। सेनापति कौन रहता है? ह्यूगॉफ। जो पहला वाला है चिलियान युद्ध, उसका सेनापति कौन रहता है? ह्यूगॉफ, ठीक। ये युद्ध में, पहले युद्ध में सिख और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई होती है वो अनिर्णित रहती है, उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता, ठीक है। और इसमें इतनी क्षति उठानी पड़ती है अंग्रेजों को कि डलहौजी कहता है कि यह युद्ध जो है ये मेरे पराजय के बराबर है।
इतनी अधिक क्षति मुझे उठानी पड़ी। ठीक है, इसके बाद उसने ह्यूगॉफ को चेंज कर देता है, सेनापति हटा देता है और ह्यूगॉफ की जगह किसको, नेपियर को बनाता है, नेपियर। ठीक है, और नेपियर को बनाने के बाद गुजरात का युद्ध होता है, जिसे तोपों का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया और मार्च 1849 को, ठीक है, पंजाब का विलय कहाँ हो जाता है, अंग्रेजी साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य। ठीक है, अब अंग्रेजों का हिस्सा बन जाता है पंजाब। क्लियर हुआ? मैंने कहाँ से शुरू किया, सिख धार्मिक नेता रणजीत सिंह का उदय, रणजीत सिंह का विस्तार साम्राज्य का। ठीक है, अंग्रेजों के साथ संबंध, त्रिपक्षीय समझौता, रणजीत सिंह की मृत्यु, खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, दो गुट, संध्या वालिया गुट और डोगरा गुट, उसमें शामिल लोग कौन कौन से थे, एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू थे। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, 4-5 लड़ाइयाँ होती हैं। मुदकी का युद्ध होता है, फिरोज शाह का युद्ध होता है, बद्दोवाल का युद्ध होता है, आलीवाल का युद्ध होता है, शबराओं का युद्ध होता है। ह्यूगफ उस समय सेनापति होता है, परास्त होते हैं, संधि होती है, लाहौर की संधि 9 मार्च, 11 मार्च, 9 मार्च की जो शर्तें हैं उसको मैंने बताया। फिर आपकी दिसंबर 46 में आपकी जो संधि होती है भैरोवाल की संधि होती है। ठीक, उसके 1 साल बाद पुनः 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। 2 लड़ाइयाँ होती हैं, एक चिलियान वाला युद्ध होता है, दूसरा गुजरात का युद्ध होता है, जिसे तोपों के युद्ध के नाम से जानते हैं। चिलियान वाला युद्ध ह्यूगॉफ के नेतृत्व में होता है। अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ती है, अनिर्णित रहता है युद्ध, और वो कहता है डलहौजी ये तो हमारी पराजय के बराबर है। उसने नेपियर को सेनापति बनाया, नेपियर ने परास्त किया और पंजाब का विलय कर लिया 1849 मार्च। ठीक है, इस तरीके से पंजाब अंग्रेजों का अंग बन गया। ठीक है, साम्राज्य का अंग बन गया। बात समझ में आई भाई आप लोगों को? जी सर। क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। सिर्फ आप ही को हुआ कि और सबको? कोई और बताए भाई? कहाँ गए भाई? हमको भी थोड़ा सा ये लगे कि मैं इतने देर से लेक्चर दे रहा हूँ, उसका कुछ असर तो हुआ आप लोगों को? हाँ ठीक है सर। उतना छोड़ दिया जाए प्रिया जी। ठीक है, उसके बाद बताइए एक चीज़ ये बताइए आप कि आवाज़ अगर डिस्टर्ब हुई तो मैंने कितनी बार उसको दोहराया है, जरा सोचिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पूरी हिस्ट्री मतलब पंजाब की मैंने आपको दोहरा दी। ठीक, तो प्रिया जी थोड़ा सा मेहनत करिए भाई आप लोग। जी सर। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा पंजाब पे और ध्यान देते हैं कि रणजीत सिंह के प्रशासन को थोड़ा सा देखना है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन हमारे उभर कर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। आप लोग घबराइएगा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री का अभी तो क्षेत्रीय शक्तियाँ चल रही है, ये सब उसी का अंग है। ठीक है, दिमाग में मत रखिएगा कि अभी तो हम वहीं पे अटके हुए हैं जहाँ से मुगल समाप्त किए थे। ठीक है, ये आप जरा सोचिए 1845 तक आप आ गए हैं, 1849 तक आ गए हैं, उसके बाद 1947 में तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। रणजीत सिंह के प्रशासन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा नहीं।
लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, रणजीत सिंह का प्रशासन। पहला जरा देखिए, इसके राज्य की सीमा कहाँ से थी। एक आपके उत्तर पश्चिम में अटक से लेकर दक्षिण में अगर आप आएंगे, ठीक है, ये आपके लाहौर, ठीक, इधर जब आप आएंगे तो आपके ये अमृतसर या सहारनपुर का जो क्षेत्र लगता है, सहारनपुर, और इधर आप आएंगे तो कश्मीर तक, ठीक है। यानी कि उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में, ठीक, और इधर आपका आपके उत्तर में, और इधर आपके पूर्व में, ये रणजीत सिंह की सीमा थी, ठीक है, इसके क्षेत्र की सीमा थी। इसकी दो राजधानियां थी, एक राजधानी इसकी प्रशासनिक राजनीतिक राजधानी थी और एक राजधानी उसकी धार्मिक थी, ठीक। जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर में थी और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर में थी, ठीक है। राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर, ठीक। धार्मिक राजधानी अमृतसर, ठीक है। पूरा साम्राज्य, जो साम्राज्य तो नहीं कह सकते, पूरा क्षेत्र, इसके राज्य को 4 प्रांत इसमें थे, 4 प्रांत हुए। प्रांत किसमें विभाजित थे? प्रांत परगने में, ये प्रांत को सूबा कहा जाता था, सूबा किसमें विभाजित था? परगना किसमें? तालुका में, तालुका किसमें? मौजा में, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्र था इसको राज्य कह सकते हैं। राज्य किसमें विभाजित था? प्रांत में, प्रांत को सूबा किसमें? परगना में, परगना किसमें? तालुका में, तालुका मौजा में। प्रांत कितने थे? 4 प्रांत थे इसके। वो प्रांत कौन कौन से थे जरा देखिए, लाहौर, मुल्तान, ठीक, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, और एक आपका पेशावर, ये इसके 4 प्रांत थे, ठीक है। प्रांतों को मैंने बता दिया, परगना के बाद तालुका, तालुका के बाद मौजा, ठीक। जो सबसे निचली इकाई थी वो मौजा थी। इसने अपने प्रांत को और अपने सैन्य जो इसकी क्षमता थे उसको यूरोपीय ढंग से सजाने का प्रयास किया था, ठीक है। इसके संचालनकर्ता जो सरकार नाम था, प्रांत जो राज्य था, राज्य का नाम जो था उसको कहा जाता था खालसा ये सरकार, खालसा ये सरकार नाम से जानते, इसलिए खालसा यहाँ पर अंकित है कि खालसा के द्वारा पूरे सिखों को एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की, एकजुट करने की भावना इसमें थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? खालसा ये सरकार। इसने जो सिक्के जारी किए थे वो नानक शाही सिक्के, नानक शाही सिक्के। जरा सोचिए, ये सब धार्मिक, ठीक है, धार्मिक नाम को लेकर ये क्या करना चाह रहा था? ये चाह रहा था रणजीत सिंह की पूरे सिखों को एकजुट रखा जाए। नानक शाही सिक्के, और सरकार का नाम इसने क्या रखा था? खालसा ये सरकार रखा था। इसके सरकार के कुछ मंत्री ऐसे थे जो इसके सरकार को मतलब बहुत ही योग्य मंत्री थे, जिसकी वजह से इसने बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन अपना चलाया। उस मंत्रियों में आप जरा देख लीजिए, एक का नाम था फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन। दूसरे मंत्री थे भवानी दास और प्लस दीनानाथ, ठीक है।
और एक और थे हर सिंह नवला, हर सिंह नलवा। ठीक, फकीर अज़ीज़ुद्दीन जो थे ये विदेश मंत्री थे, विदेश। ठीक, दूसरा भवानी दास, उसके बाद दीनानाथ, ये वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। और ये हर सिंह नलवा जो है वो सेनापति था, सेना। ठीक है, सैन्य रूप में देखते हैं कि इसके यहाँ घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाना सेना रणजीत सिंह के पास में थी। एक पैदल सेना थी, एक घुड़सवार सेना थी और एक तोपखानाओं की सेना थी। ठीक है, अब ये इसका नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। फकीर अज़ीज़ुद्दीन विदेश मंत्री, भवानी दास दीनानाथ आपके वित्त मंत्री, हर सिंह नलवा सेनापति। ठीक है, इसके बाद जरा देखते हैं जो सैन्य था काफी क्षमतावान था, सैन्य विभाग। इस विभाग में सभी लोग शामिल थे। शामिल कौन कौन था? यूरोपीय लोग भी शामिल थे, ठीक, सिख लोग भी शामिल थे, पठान भी थे, गोरखा भी थे, ठीक, बिहारी भी थे, ठीक, उड़ीसा के लोग भी थे, उड़िया लोग भी थे और मुसलमान भी लोग थे, मुसलमान लोग इसकी सेना में। इसने अपनी सेना को तीन भागों में, तीन भाग थे। एक का नाम था फौज ए खास, फौज ए आम, ठीक, दूसरा नाम था फौज ए खास, खास, ठीक, और तीसरा नाम था फौज ए बेकवायद, बेकवायद, ठीक, बेकवायद। फौज ए आम, फौज ए खास, फौज ए बेकवायद। फौज ए आम जो थी वो इसकी नियमित सेना थी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फौज ए आम को नियमित सेना थी, नियमित सेना। ठीक, फौज ए खास को इसने यूरोपीय लोगों के नेतृत्व में दिया था और जिसमें यूरोपीय लोग में दो महत्वपूर्ण थे, एक वेंचुरा, वेंचुरा और दूसरा अलार्ड। ये नाम भी आप याद रखिएगा, मैं फालतू में नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, फौज ए खास में कौन शामिल था? वेंचुरा और अलार्ड। फौज ए बेकवायद जो थी वो अनियमित सेना थी, अनियमित सेना, और इस सेना या घुड़सवारों की सेना थी। और यह इस सेना के जो सैनिक थे वो विभिन्न वेशभूषा में रंगे होते थे। ठीक है, उसको जो है एक ऑकलैंड था, यहाँ का गवर्नर जनरल था, ऑकलैंड कहता था कि संसार का सबसे रंगीन सैन्य दल था। ऑकलैंड फौज ए बेकवायद को क्या कहता था? संसार का सबसे रंगीन सैन्य दल, संसार का सबसे रंगीन सैन्य। किसने कहा था? ऑकलैंड ने कहा था इसको। ये अनियमित सेना थी और इसमें जो परिधान उसके थे वो विभिन्न रंग बिरंगों के थे, बड़े अजीब टाइप के परिधान इसके सैनिक पहनते थे। ठीक है, तो सैन्य को कितने भागों में बांटा? फौज ए आम, फौज ए खास, फौज ए बेकवायद। फौज ए बेकवायद अनियमित सेना थी। फौज ए खास के प्रमुख जो थे वो यूरोपीय लोग थे, कौन? वेंचुरा और अलार्ड लोग थे। और ठीक है, फौज ए आम क्या थी? नियमित सेना थी। जो तोपखाना था, तोपखाना, तोपखाना, इसको इसने इलाही बख्श के, देखिए मुसलमान था, इलाही बख्श के नेतृत्व में तोपखाना अपना विभाग रखा था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका जो पेशावर एक प्रांत था, पेशावर। आपको मैंने 4 प्रांत बताए थे, उस प्रांत में एक पेशावर था। ठीक, उस पेशावर प्रांत का जो प्रांतपति था उसको सूबेदार कहा गया था। सूबेदार, उसको क्या कहा जाता? वो जो है वो भी एक यूरोपी था,
उसका नाम था एविटेबल, पोर्ट एविटेबल, पोर्ट एविटेबल। ठीक है, ये इसने प्रशासन को, राजस्व प्रशासन में बड़ा सुधार किया। ठीक है, भू राजस्व की दर 1/3 करके और उसमें उस क्षेत्र को कृषि उपजाऊ क्षेत्र बनाने की दिशा में बड़ा प्रयत्न किया था। ठीक है, तो आपको इसके प्रशासन से संबंधित इतनी चीज़ें अगर दिमाग में रहेगी। ठीक है, पहली बात तो प्रांत कितने थे? 4 थे। प्रांतों का विभाजन किस में किया? प्रांत को पहले सूबे में, प्रांत सॉरी साम्राज्य, राज्य का विभाजन प्रांत में, प्रांत को सूबे में, उसमें परगने में, परगने को तालुका, तालुका को मौजा में। 4 प्रांत मैंने बताया, लाहौर था, मुल्तान था, कश्मीर था, पेशावर था। पेशावर प्रांत का जो सूबेदार था उसको एक यूरोपीय व्यक्ति पोर्ट एविटेबल के नेतृत्व में दिया था। ठीक है, इसके जो विदेश मंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन थे, हर सिंह नलवा इसके सेनापति थे। ठीक है, वित्त मंत्री में भवानी दास और दीनानाथ थे, और इसने एलार्ड और वेंचुरा इस दोनों को फौज खास में, यूरोपीय लोगों को फौज खास में रखा। इसने यूरोपीय लोगों को, सिखों को, मुसलमानों को, पठानों को, बिहारी को, उड़िया लोगों को, सबको जो है अपनी सेना में भर्ती किया था। ठीक है, अपनी सरकार का नाम इसने क्या रखा था? सरकार का नाम क्या रखा था? खालसा ये सरकार रखा था। ठीक, और नानक शाही नामक सिक्के प्रचलन में करवाए थे। जो इसकी प्रमुख अदालत थी उसको कहा जाता था अदालत ए न्याय विभाग में, अदालत ए आला, अदालत ए आला। ठीक है, ये प्रमुख अदालत थी। प्रांत में जो नाजिम होता था वो न्यायिक कार्य करता था, और परगने में और तालुकों में, मौजे में पंचायतें न्यायिक कार्य करती थी, पंचायतें न्यायिक। ठीक है, ये पूरा आपका आंग्ल पंजाब संबंध से लेकर रणजीत सिंह के प्रशासन की चर्चा हम लोगों ने की। ठीक है, आज हम लोगों ने 3 बजे से क्लास लेना शुरू किया था और शायद 3:10 हो रहा है। ठीक है, 4:10 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में और कंटिन्यू करें? बताइए, हमें का कंटिन्यू कर दें? अब इसके बाद मराठा, आंध्र मराठा संबंध। जी मराठा नेक्स्ट कर दें? चलिए ठीक है फिर, है ना। आज पंजाब को आपने अच्छे से पढ़ा, इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा। ठीक है, इतना आप अगर पढ़ लेंगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे इतर कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आज इसी जगह विश्राम लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, रामनवमी की और दशमी की। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, फिर थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद धन्यवाद। आज तो शुभ रात्रि नहीं बोलेंगे ठीक है, चलिए ओके फिर, थैंक यू।